फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको कहते हैं हम कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जैसे कि इसके नाम से ही आशय है, ऐसी परियोजनाएं जिनका रिटर्न हमें बहुत समय तक मिलने वाला है, उनमें कोई संस्था अगर विनियोजन करती है तो उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई संस्था अपने यहाँ कोई नया प्लांट लगाना चाहती है, जैसे कोई ऑयल मिल है वो अपने एक नई जो है ऑयल मिल लगाना चाहती है, या जैसे कोई कंपनी एक नया प्रकार का जो है प्लांट लगाना चाहती है, या एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो व्यवसायी है वो कोई इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करे कि उसका लाभ कई वर्षों तक उसको मिलने वाला है, तो ये कहलाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पहले से ही अनुमान लगाकर और कोई डिसीजन लेते हैं तो इसे कह सकते हैं हम कैपिटल बजटिंग। यानी कि इस प्रकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई एक किसान है, वो अपनी भूमि है उस पर कुआं खोदे या नहीं खोदे। अगर कुआं खोदता है तो उसको कितने प्रकार का खर्चा होगा, कितने वर्षों तक उसका लाभ मिलेगा। या कोई किसान अपने जो खेत पर कुएं पर पंप सेट लगाए या नहीं लगाए। इसी प्रकार एक कंपनी जो है वो अपने जो माल के ढोने के लिए कोई ट्रक गाड़ी खरीदे या नहीं खरीदे। इसी तरह से कोई एक कंपनी है जिसके पास में ये जो फ्लोर का बिजनेस करती है, आटा मिल है, तो एक आटा मिल है, दूसरी जो उसी का एक्सपांसन करके दूसरी जो है एक आटा चक्की लगाए या नहीं लगाए। तो यानी कि जब हम इस प्रकार का कोई डिसीजन करते हैं जिसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कई वर्षों तक लाभ देने वाला है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पर जो हमें खर्चा आने वाला है, जो लागत आने वाली है, उसका आकलन करते हैं। इसके साथ ही जितने वर्षों तक हमें उस मशीन से लाभ मिलने वाला है या उस इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने वाला है उसका आकलन भी हम करते हैं। फिर दोनों की तुलना करके देखते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हमारी कंपनी पहले से ही जो है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 15% प्रति वर्ष कमाती है, तो 15% से अगर कम आय हमको होती है तो हम इस इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को स्वीकार नहीं करेंगे। या फिर जैसे हमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है ये तो तय हो चुका है, पर कौन सी जो है मशीनें खरीदी जाए, किस प्रकार का जो है टूल प्लांट खरीदा जाए, इसके बारे में 2-3 जो हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं उनमें से हम छांटते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट करा जाए और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं खरीदा जाए। जैसे कि हमें मान लीजिए हमारी होटल इंडस्ट्री है, उसमें एक हमने लिफ्ट लगा ली है और एक जनरेटर सेट खरीदना है हमें, जो कि पावर बैकअप के लिए ख़रीदना है कि भाई कभी भी लाइट चली जाए तो जनरेटर काम आ जाए। तो ये जो जनरेटर हम खरीद रहे हैं ये जो है कई कंपनियों के जनरेटर हमें बाज़ार में मिलते हैं। तो ये जो कई कंपनियां हैं उनके जनरेटरों की कीमत भी भिन्न भिन्न है, उनकी सर्विसेज भी भिन्न भिन्न है, और उनके द्वारा किया जाने वाला खर्चा भी अलग अलग है, और उनके जो फ़ायदे हैं उनसे जो बचत है वो भी अलग अलग है। तो अब हम देखते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट हम करें तो सबसे पहले वो हमारी कैपेसिटी में हो। जैसे मान लो कोई जनरेटर सेट 1 करोड़ का आता है पर कंपनी 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगा सकती, तो ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसी तरह से मान लो कोई कंपनी का जो है जनरेटर 20 लाख का है, किसी का 15 का है, किसी का 25 का है, तो हम इन सब की जो है अवधि की और इनमें होने वाले फ़ायदे और नुकसान की तुलना करके और फिर कोई डिसीजन लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमें कौन से प्रोजेक्ट में करना चाहिए, कौन सा जो है जनरेटर सेट लेना चाहिए। तो यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के हो गए, एक तो विद्यमान जो कैपेसिटी है उसमें ही बढ़ाना,
और उसके बारे में डिसीजन लेना। दूसरा, कोई नए प्रकार का जो है प्लांट लेना और वो नया प्लांट कौन सी कंपनी का लिया जाए या कौन सी कंपनी का नहीं लिया जाए, ये तय करना। तो अब इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इस जो प्रकार का डिसीजन है बहुत ही सोच समझ के पूरी तरह से जो है गणित लगाकर देखना चाहिए। तो इसको सोचने समझने और इसका आकलन करने के लिए वर्तमान में कई जो है पद्धतियाँ, कई मेथड्स जो है वो हमारे वित्तीय मैनेजरों के सामने होते हैं, जिनमें एक तो मेथड हम कह सकते हैं कि जो हमारे व्यापारी वैसे ही अपने अनुभव के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं और तय करते हैं। दूसरी होती हैं जो कि बिल्कुल साइंटिफिक मेथड के आधार पर चलती हैं कि भाई पहले खर्चा लिख लो, फिर जो है उसके बाद में आय लिख लो, फिर डिसीजन लो। तो ये दूसरे प्रकार की जो पद्धतियाँ हैं उनमें भी आजकल 3 प्रकार की पद्धतियाँ मुख्य रूप से प्रचलित है। एक तो है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो खर्चा है वो कितने दिनों में वापस हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने किसी जनरेटर सेट पर 1 करोड़ रुपया खर्च करा, तो ये 1 करोड़ रुपया हमको वापस कितने दिनों में प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं पे बैक पीरियड मेथड। इसके 2-3 विधियां हैं जो हम आपको बताएंगे। दूसरा है कि जो हम पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हमको कितना प्रतिशत जो है वो रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो उससे संभावित होने वाला जो लाभ है और उस पर जो होने वाले जो खर्चे हैं उसमें जो हमें संभावित लाभ मिल रहा है वो हमारे इन्वेस्टमेंट का कितना प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए 1 साल में जनरेटर सेट लगाने से 10,000 का फ़ायदा होता है और जनरेटर सेट की कीमत अगर मान लीजिए 2 लाख रुपया है, तो इसका मतलब हो गया 10,000 अपॉन 2 लाख रुपया, तो इसका मतलब 5% रिटर्न हमको इस जनरेटर सेट से मिलने वाला है। दूसरे से ज़्यादा मिलने वाला है, किसी से 10% मिलने वाला है, किसी से 4% मिलने वाला है। तो जो जनरेटर सेट से हमको रेट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा, उस पर हम खर्चा करेंगे। इसी तरह से तीसरे प्रकार की विधियां हैं समय समायोजित विधियां या प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये इस आधार पर आधारित हैं कि जो अभी हम खर्च कर रहे हैं परियोजना पर, वो रुपया हमारे अभी वर्तमान में खर्च किया जा रहा है, जबकि जो हमें लाभ और जो फ़ायदे मिलने वाले हैं वो भविष्य में मिलने वाले हैं। और हम अभी जानते हैं कि वर्तमान का 1 रुपया भविष्य में जाकर 90 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे के बराबर होते होता कम होता जाता है। यानी रुपये की समय के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है उसको अगर ध्यान रखें तो रुपये की वैल्यू आने वाले समय में कम होती जाती है। तो अभी हम जो रुपया है वो ज़्यादा वैल्यू वाला खर्च कर रहे हैं, जबकि मिलेगा हमें कम वैल्यू वाला। जैसे कि अभी हम 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, अगले साल जो 10,000 मिलेंगे उनकी वास्तव में वैल्यू 9,000 के बराबर ही होगी। तो यानी कि हमें ये देखना चाहिए कि जो अभी हम रुपया खर्च कर रहे हैं उसकी आने वाले समय में क्या वैल्यू होगी और वो वैल्यू वर्तमान में जो खर्च की गई वैल्यू है उससे कम न हो। तो ये होती है समय समायोजित प्रत्याय विधियाँ। तो 3 प्रकार की ये विधियाँ मैंने आपको बताई। इन 3 प्रकार की विधियों में से हम अब जो है एक एक विधि का उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। आप देखते हैं आगे पहली विधि।